वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी एएनएम के लिए। एएनएम भर्ती यानी कि एडमिशंस के लिए एएनएम में जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं उनकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उनका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, जिसका अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहने वाला है। और अभी देखिए 1 दिसंबर 2023 को जीएनएम का विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं हमारी उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम चिकित्सा विभाग के उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आप लोग rajswasthya.nic.in वेबसाइट पर आ जाए और इसके होम सेक्शन पे ही आपको जीएनएम प्रशिक्षण ये यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे एएनएम और जीएनएम की दोनों जो विज्ञप्तियां हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी यहीं पे जनरेट होगा जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर। देखिए, नोटिफिकेशन बड़ा है, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। देखिए, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2023-24 हेतु प्रारंभ होने वाले जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम के 3 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, यानी कि जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, वो भी इसमें शामिल है। प्रवेश हेतु योग्य महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जीएनएम का कोर्स जो भी करना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी है चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी है। एएनएम का जो विज्ञप्ति निकाला गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एएनएम का, उसके अंदर केवल जो है महिला जो कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम के अंदर जो है महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की डेट की अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर से इसका लिंक प्रभावी हो जाएगा। प्रातः 10 बजे से आप आवेदन कर पाएंगे, जो कि 25 दिसंबर 2023 को मध्य रात्रि तक रहने वाला है। यानी कि 25 दिसंबर तक इसके आवेदन होने वाले हैं। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनसे 220 रुपए जो है फीस चार्ज की जाएगी। और जो भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अभ्यर्थी उनसे 110 रुपए फीस ई मित्र या सीएससी नेटवर्क के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य है। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आप आपके नियर बाई किसी ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर पर चले जाए, वहां पे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस ये आपको जो बताई इस प्रकार से लगने वाली है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको चाहिए 10+2, यानी कि आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12th पास, 12वीं पास होना आपका आवश्यक है। एक कमेंट्स आया था हमको एएनएम वाले जो वीडियो था उस पे कि सर मैंने एनआईओएस से जो है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग न्यू दिल्ली, NIOS जो बोर्ड है, और जैसे ओपन बोर्ड कोई से भी हो गए, जैसे राजस्थान RSO से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, तो NIOS के लिए कमेंट था कि सर NIOS से मैंने 12th किया है तो मैं आवेदन कर सकती हूँ क्या। जी हाँ, आप जरूर से आवेदन कर सकते हैं NIOS से अगर है तो। किसी से हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मान्यता प्राप्त बोर्ड है वो होना चाहिए और 12th पास होने चाहिए आप। और दूसरी चीज है कि आप किसी भी कैटेगरी को, एएनएम में आप किसी भी कैटेगरी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जीएनएम में भी कोई भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें काउंसलिंग के समय जो बेनिफिशियरी रहते हैं वो साइंस वाले रहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए, 12वीं पास आपका होना आवश्यक है। इसके साथ देखिए, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण अगर है तो उस अभ्यर्थी को प्रवेश में पहले प्राथमिकता मिलने वाली है। यानी कि साइंस 12th साइंस वाले जो है पीसीबी बायोलॉजी वाले, तो उनको पहले प्रवेश के लिए प्राथमिकता मिलने वाली है।
अगर जीव विज्ञान के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी कि साइंस स्ट्रीम के जो है बायो से कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो जाते, तो अन्य विषय वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, उसमें फिर कोई भी प्रायोरिटी नहीं आती, चाहे वो कॉमर्स से हो चाहे आर्ट्स से हो, तो उस पर कोई भी विचार किया जाएगा। ठीक है। और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 40% तथा अनुसूचित जनजाति और जाति यानी एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। ये आप 12th में ध्यान रखिएगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। शैक्षणिक योग्यता में आप केवल 12वीं पास हो, रिसेंटली अभी जब आपने 12वीं पास किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी ईयर का किया हो, लेकिन इसमें एज का क्राइटेरिया भी थोड़ा सा रखा गया है, यानी 31/12/2023 जो आने वाली है, 31/12/2023 तक आपकी आयु उस डेट को आधार मानकर मिनिमम आयु आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होनी चाहिए पुरुषों के लिए। अगर कोई मेल कैंडिडेट आवेदन कर रहा है तो उसको जो है एज आपकी 28 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो और 17 वर्ष से कम नहीं हो, तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष, यानी कि महिला कैंडिडेट कोई है तो न्यूनतम में तो कोई भी छूट नहीं है, आपको 17 वर्ष होनी ही चाहिए और मैक्सिमम में 28 वर्ष है पुरुषों के लिए और मैक्सिमम 34 वर्ष है महिलाओं के लिए। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति हो गए, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के है अभ्यर्थी, तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलने वाली, यानी अगर आप 16 साल के हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। अगर आप मैक्सिमम एज में क्राइटेरिया में है, यानी कि आप मेल कैंडिडेट है, आप 28 की जगह ज्यादा ईयर के हो रहे हैं, 29, 30, 32 हो रहे हैं, तो आपको नियमानुसार 5 वर्ष की आप इसको उसमें छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार से महिला वर्ग में भी 34 आयु से अगर ज्यादा है तो भी आपको इसमें छूट मिल जाएगी। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र तो आपका सेकेंडरी परीक्षा जो है 10वीं की अंक तालिका वो अपलोड करनी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बारे में आगे हम बात करें तो ये इसी के आधार पर आपको जो है एज मानी जाएगी। विभागीय कोटे से जो भी आवेदन कर रहे हैं कैंडिडेट, चाहे वो एएनएम से हो, एएनएम अधिकतर एएनएम कैंडिडेट ही है वो जीएनएम करने के लिए आवेदन करते हैं, तो विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, यानी कि 35 एज के जो भी एएनएम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, उनकी आयु 40 वर्ष इसमें मानी जा रही है। और भी कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीएनएम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एएनएम ही करे, लेकिन अधिकतर जो है एएनएम कैंडिडेट ही जीएनएम को प्रेफर करती है, इसलिए वो इसमें आवेदन करती है। 40 वर्ष उनकी एज हो, इससे ज्यादा अगर होगी तो वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक चीज और है इसमें, देखिए स्थायी एएनएम का मतलब यूटीबी अस्थायी तौर पर या संविदा पर कैंडिडेट लगे हुए उनको इसमें नहीं माना जाएगा, उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम या अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक जो है उसके अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा, यानी कि जो भी एएनएम कैंडिडेट है उनको इसमें अध्ययन अवकाश बाकी को भी मिलेगा। तो एएनएम में वह है जैसे अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित अर्धवेतनिक असाधन अवकाश यूएलएल स्वीकृत कराना होगा, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। जो भी एएनएम कैंडिडेट है, जो स्थायी कैंडिडेट है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूटीबी संविदा और अस्थायी वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अन्य सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं, जैसे 3 वर्ष का आपका कोर्स होने वाला है जिसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप होने वाली है। लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे एएनएम सिस्टर्स है, उन्होंने एएनएम कोर्स किया हुआ है, हालांकि एएनएम में भी 6 माह का इंटर्नशिप होता है, लेकिन कोई ऐसा आपको विशेष छूट इसमें नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने एएनएम किया तो जीएनएम आपके लिए 2 साल का हो जाएगा या फिर 2.5 साल का हो जाएगा, या कुछ ऐसा कोई जो है आपको प्रावधान नहीं है। यानी कि जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है और एएनएम को मिडवाइफरी प्रशिक्षण की 6 माह की छूट दी भी नहीं है। यानी कि एएनएम ने अगर 6 महीने का पहले मिडवाइफरी प्रशिक्षण किया हुआ है तो भी आपको इसमें छूट नहीं मिलने वाली है, आपको पूरा कंप्लीटली 3 वर्ष इसमें देना रहेगा। जैसे हम ऊपर एनआईओएस की बात कर रहे थे, तो इसमें केवल अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से आपने 10th 12th किया हुआ है तो उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है। बाकी मान्यता प्राप्त बोर्ड की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप राजस्थान यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वेबसाइट पर चले जाए, वहां पे आपको अनुदेशिका मिल जाएगी लेटेस्ट, वहां पे जो भी बोर्ड दिए हुए हैं वो बोर्ड आपके यहाँ पे चल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी प्रशिक्षण है तो देखिए महिलाओं पुरुषों का अभ्यर्थियों का जो चयन है 80-20 के रेशियो में किया जाएगा, ठीक है।
और बाकी राजकीय नर्सिंग स्कूलों और निजी नर्सिंग क्षेत्र की संचालित निजी नर्सिंग स्कूल है उसमें प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपए नॉन रिफंडेबल जो है। एक बार तो अभी तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी उन सभी कैंडिडेट की जिन्होंने आवेदन किया है उनके सॉरी उनकी लिस्ट आएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनको 500 रुपए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा का अकाउंट नंबर आप ऐड करके रख लें। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको ये 500 रुपए देने रहेंगे, ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे, ये आपको फिर से नहीं मिलेंगे, ये काउंसलिंग की फीस रहेगी, समझिएगा आप, ठीक है। और जब काउंसलिंग होगी ना उस टाइम आप ये फीस जमा करा के आपको ऑनलाइन भी सबमिट करनी रहती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग के पूर्व विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से स्कैन कर विकल्प पत्र के साथ साथ अपलोड करना होगा। यानी कि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे उस टाइम ये इसकी जो रसीद है वो आपको अपलोड करनी रहेगी, ध्यान रखिए। इसके पश्चात ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा। इस राशि का समायोजन फीस की राशि में कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 500 रुपए ले रहे हैं सर काउंसलिंग के नाम पे, तो क्या होगा, आपकी जो भी फीस रहेगी ना उस फीस के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सत्र आपका फरवरी माह के आसपास प्रारंभ हो जाएगा। काउंसलिंग की हम बात करें तो देखिए राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी विभागीय कर्मचारी को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केंद्र आवंटन किया जाएगा। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव ग्रुप 3 के जो नियम है उसके अनुसार देखिए जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु राज्य की समस्त राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थानों में 100% छात्र आवंटन राज्य सरकार अब 100% हो चुका है। पहले 100% नहीं था, अब 100% जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा ही राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थानों में स्टूडेंट को आवंटन किया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली जो नर्सिंग संस्थान है प्राइवेट वो अब कोई भी इस टाइप से एडमिशन नहीं ले पाएंगे, डायरेक्टली जो जितने भी एडमिशन से सारे राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जाएंगे। देखिए काउंसलिंग की डिटेल अगर आप चाहते हैं तो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की जो सूचना है आपको www.rajswasthya.nic.in पर मिलने वाली है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको बैक कर लेता हूँ। आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, आप rajswasthya.nic.in पर जब आप आएंगे जीएनएम प्रशिक्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि वेबसाइट का जो लिंक है वो ये रहने वाला है rajgnm.rajasthan.gov.in। इस पर आपको चीजें मिलने वाली हैं, आप यहाँ से भी क्लिक करके वहां पहुंच पाएंगे। इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख पाएंगे, या फिर आप pragati-education24.com वेबसाइट पर आ जाए, यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। बाकी आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए आप द्वारा ये ध्यान रखा जाए कि आप जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वही मोबाइल नंबर पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, अलग से कोई भी सूचना इसकी आपको नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा ना। बाकी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल नंबर आप सही से दे, यानी कि आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा। इस बाबत कोई भी अलग से सूचना आपको नहीं मिलने वाली। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने तो अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केंद्र एवं अपनी प्राथमिकता वाले, यानी कि जब आपकी काउंसलिंग की जाएगी उस टाइम आपको जो कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट डाली जाएगी, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज के अधिकतम 10 जिलों को आप जो है निजी प्रशिक्षण केंद्रों का चयन कर आप विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको जो है सीट आवंटन हो जाएगी। और देखिए राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल में प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थी की उपस्थिति जो है ये स्कूल कॉलेजों का है, आपके लिए नहीं है। उनको जो है सूचना देनी होती है स्टेट को, वो 5 जनवरी से पहले देंगे, ये आपका काम नहीं है। बाकी फर्जी दस्तावेज आप ना लगाए, दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो आपको कूट रचित दस्तावेजों के संबंध में आपको जेल भी हो सकती है। विभागीय सेवारत कर्मचारी की हम बात करें तो राजकीय और निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए जो सेवारत कर्मचारी है उनके लिए भी अलग से नियम दिए हुए हैं, वो भी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए संविदा सेवाओं की गणना इसमें नहीं की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विभाग में संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, यूटीबी या समेकित वेतन यानी कि फिक्स्ड पे अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। संविदा पर अथवा अस्थायी तौर पर की गई सेवाओं को नियमित सेवा स्थायी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि अस्थायी संविदा पर कार्यरत कार्मिक अथवा स्थायी कार्मिक जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं की है, स्थायी कार्मिक भी ऐसा नहीं कि आपका अभी आप ज्वाइन हुए और आपका प्रोबेशन चल रहा है आप लोग जीएनएम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। 5 वर्ष की नियमित सेवा आपके हो तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आपको विभागीय कोटे का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है।
आरक्षण नियमानुसार देने वाले हैं, तो आप आरक्षण की चीजें देख ले, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आपके फिर भी कोई और कमेंट्स वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन रहेगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र पर चले जाएं, इजी गोइंग आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क स्ट्रक्चर जो बात करें, देखिए ई मित्र जो है आवेदन लेने वाले हैं उनका 110 रुपए शुल्क रहने वाला है SC/ST के लिए, ओबीसी के लिए 220 रुपए। पेमेंट गेटवे से आप करेंगे तो भी लगभग वही फीस रखने वाली, कुछ एक्स्ट्रा लग जाए वो अलग है, निर्धारित अतिरिक्त शुल्क जो बैंकों द्वारा लिया जाता है। बाकी ये फीस आपका ऑनलाइन आवेदन की फीस है, ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 10 से स्टार्ट हो रही है, 25 दिसंबर तक है, आप ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि की 5:30 बजे तक आप ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना, ठीक है, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप लोग आवेदन कर ले, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और आवेदन करने के बाद जो आपका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होता है, अभी वैकेंसी निकली थी, राज्य स्वास्थ्य ने सीफू के माध्यम से वैकेंसी निकाली थी, आप लोग आवेदन कर लेते, आप लोगों ने फॉर्म ही प्रिंट करके अपने पास नहीं रखा हुआ है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर सीफू को लिंक जनरेट करना पड़ता है, आप यहाँ पे OTP डालिए, फिर आप जनरेट कर लीजिए आपका सर्टिफिकेट फॉर्म। तो ये चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें होती है। आप लोग आवेदन करें तो आवेदन का हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है। आपको कहीं भेजना नहीं, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना तब आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। बाकी राज्य स्वास्थ्य आप विजिट करते रहे। फीस की हम बात कर लेते हैं कि सर अगर मेरा नंबर आ गया तो मुझे क्या फीस पे करनी पड़ेगी। ANM के लिए 0, ANM के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। और GNM की राजकीय स्कूल और निजी क्षेत्र के संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 500 रुपए जो है नॉन रिफंडेबल अग्रिम राशि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में आपको जमा करवानी है। इसके अलावा फीस की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए 50,000 रुपए फीस वार्षिक, यानी कि सालाना 50,000 रुपए फीस आपका निजी नर्सिंग। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो आपको 50,000 रुपए फीस आपको देनी रहेगी अधिकतम वार्षिक की। और छात्रावास की बात करें, अगर आप छात्रावास वगैरह की फैसिलिटी चाहते हैं तो निवास की स्थिति में शुल्क के रूप में सिंगल बेडेड रूम, अगर आप सिंगल बेडेड रूम लेंगे तो 15,000 रुपए, अधिकतम डबल बेडेड रूम लेंगे तो 12,000 रुपए, और अधिकतम ट्रिपल बेडेड रूम लेंगे तो 10,000 रुपए। जितना बेडेड रहेगा उतना आपका फीस कम लगने वाला है, यानी कि एक रूम में एक रूम में 2, एक रूम में 3, ठीक है। राजकीय नर्सिंग स्कूलों में अगर आपका नंबर आता है तो राजकीय नर्सिंग स्कूलों में नंबर की स्थिति में आपका फीस रहेगा, अगर बॉयज कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जनरल, OBC, क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए फीस ये है, और SC/ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, OBC एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फीस रहने वाला। ट्यूशन फीस 7,000 रुपए, लाइब्रेरी 1,000 रुपए, स्पोर्ट्स 1,000 रुपए, 1,000 रुपए डेवलपमेंट, यानी टोटल फीस मेल कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपए और फीमेल के लिए 4,000 रुपए मात्र आपकी फीस राजकीय नर्सिंग स्कूलों में लगने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन का स्टार्ट होने वाले हैं 10 तारीख से, तो आप लोग तैयार रहें फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी फिर भी आपकी कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से, आपके सवालों के जवाब कमेंट्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।